गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसके जो भी टैक्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कल डिस्कस कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन एक हमारा पेंडिंग था, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा कल कुछ हमने और डेफिनेशंस वगैरह भी देखी थी। अभी उसमें एक दो डेफिनेशंस पेंडिंग है, कोई बात नहीं। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है ये आपके इनकम टैक्स का। ज़रा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो ऐसा है जी, ये जो चैप्टर है इसमें आपने पहले तो ये सीखना है कि जब कोई असेसी की इनकम निकलती है, वो इनकम सीधी कैलकुलेट नहीं होती है, पहले हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करते हैं। यानी क्या वो असेसी इंडिया का रेजिडेंट है या क्या वो नॉन रेजिडेंट है। इस तरह की बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 में भी हमने ये सीखा था कि पहले हमें ये देखना पड़ता है, ये डिटरमिन करना पड़ता है कि क्या एक असेसी रेजिडेंशियल है या रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये हमें पता करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में आप वो सारे रूल्स वगैरह समझेंगे जिससे कि इनकम टैक्स वाले आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं या डिटरमिन करते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। और रेजिडेंशियल स्टेटस पता करने के बाद हमें ये पता लगेगा कि उस असेसी की टोटल इनकम में क्या क्या शामिल होगा और क्या क्या शामिल नहीं होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हो, अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो, तो जो इनकम आपने इंडिया के बाहर से कमाई, आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ और मैं इंडिया के बाहर से इनकम कमा रहा हूँ, तो उस इनकम पे मैं इंडिया को टैक्स नहीं भरूंगा, मैं इंडिया को टैक्स नहीं पे करूंगा। इसका मतलब वो इनकम जो मैं इंडिया के बाहर से कमा रहा हूँ और अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, उस इनकम पे मैं इंडिया को क्योंकि टैक्स नहीं पे कर रहा, इसलिए वो इनकम मेरे टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। वो इनकम मेरे टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के बाद आपको असेसी के टोटल इनकम का स्कोप समझ में आता है। आई रिपीट, असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के बाद आपको ये समझ में आता है कि टोटल इनकम का स्कोप क्या है, यानी कौन कौन सी चीज़ें टोटल इनकम का पार्ट बनेंगी और कौन कौन सी चीज़ें टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगी जिस पे इंडिया टैक्स लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारा बेस बनेगा इस चैप्टर को लेके। पहले काम करते हैं, आप पेज नंबर सीधा हम आएंगे पेज नंबर 44 पे। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से रीड करी जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिए। अभी कुछ आपको ऐसा कोई नोटिंग वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ एक बार समझिएगा ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं हम इस चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा है कि आखिर रेजिडेंशियल स्टेटस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहली लाइन यहाँ पे क्या लिखी है, गौर करना। एक कंट्री के पास राइट होता है कि वो अपने रेजिडेंट्स की सारी इनकम पे टैक्स ले। यानी अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हो, आप अगर इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हो, तो इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये राइट है कि आप कहीं से भी इनकम कमाओ, हम आपसे टैक्स लेंगे। कहने का मतलब, अ कंट्री हैज अ राइट टू टैक्स ऑल इनकम्स ऑफ इट्स रेजिडेंट। यानी अगर मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं तो मुझे इंडिया को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, मैं कमाई जहां मर्जी करूं। ये जनरल रूल बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आगे सुनना। अ कंट्री हैज नो राइट टू टैक्स ऑल इनकम्स, अगर उस कंट्री के आप नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन नॉन रेजिडेंट की इनकम पे भी टैक्स ले लिया जाएगा अगर वो इनकम किसी तरह उस कंट्री से कनेक्टेड है। यानी अगर आप इंडिया से इनकम कमा लोगे, चाहे आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो, फिर भी आपको इंडिया को टैक्स देना पड़ सकता है या देना पड़ेगा, रादर आई शुड से। यानी अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट भी हो पर आप इंडिया से इनकम कमाते हो, तो आपको इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। 10 ये सारी बातें पढ़ने के बाद, जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि किसी इनकम को इंडिया में टैक्स लगना है कि नहीं लगना, यानी किसी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे। एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस उस पर्सन का, यानी कि जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, एक तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, एक तो उस पर डिपेंड करेगा। एंड दूसरा, जिस इनकम की हम बात कर रहे हैं वो इनकम की टाइप क्या है। जैसे अगर पर्सन है नॉन रेजिडेंट, सपोज
लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनिएगा। अगर पर्सन है नॉन रेजिडेंट सपोज, और इनकम है उसकी मान लो फॉरेन इनकम, FI यानी कि फॉरेन इनकम, तो आप ये दो चीज़ें देख के ये कंक्लूड कर सकते हो कि भाई क्योंकि असेसी नॉन रेजिडेंट है और वो इनकम इंडिया के बाहर से कमा रहा है यानी फॉरेन इनकम है, इस इनकम पे इंडिया को टैक्स नहीं मिलेगा, यानी कि ये इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, स्कोप से बाहर हो जाएगी टोटल इनकम के। इतनी बात अगर आपको मेरी पहले समझ में आई है तो एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कीजिएगा थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि हमने ये कंक्लूड कर लिया कि किसी इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम की टाइप क्या है। टाइप ऑफ इनकम में मेनली हम ये सीखा करेंगे, या तो इंडिया से होने वाली इनकम होगी या फिर फॉरेन इनकम होगी, या तो इंडिया से होने वाली इनकम होगी या फॉरेन इनकम होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, थम्स अप की बौछार होनी स्टार्ट हो गई है, मज़ा आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। आज तो फ्रेश फ्रेश डे को फ्रेश फ्रेश चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, मज़ा आएगा इस चैप्टर में, जी हाँ। ठीक है जी, तो ये तो हो गया जी रेजिडेंशियल स्टेटस का सिग्निफिकेंस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, थम्स अप आ गए हैं जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइट भी आ गई है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे। लाइट गई हुई थी सर, फिर लेक्चर कैसे चल रहा था? अरे बेटा ऐसी छोटी छोटी बातें हम पूछा करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी पेज पे। सर एक बात बताइए, आपने हमें चैप्टर 1 में ये सिखाया था कि जो पर्सन होते हैं, पर्सन, वो पर्सन भी कई तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इस तरह से कई पर्सन आपने हमें सिखाए थे, लोकल अथॉरिटी। तो सर क्या ये सबके रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं हम? जी हाँ, सभी असेसीज का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन होता है। ध्यान रखिएगा, आप ये लैंग्वेज नहीं बोलेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, भाई ये कोई कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम या कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी थोड़ी है, ये डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस हम यहाँ पे करेंगे। तो इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस डिटर्मिन करने के जो लॉ बने हुए हैं, जो रूल बने हुए हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, HUF के डिफरेंट हो सकते हैं, फर्म कंपनी के डिफरेंट हो सकते हैं, यानी सभी तरह के पर्सन्स का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना आपने सीखना है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही कहूँगा, या तो इंडिविजुअल का या आपको थोड़ा बहुत फर्म या कंपनी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आपको CA इंटर लेवल पे नहीं आते। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का सीखते हैं कि आखिर कैसे डिटरमिन होता है। आज इसको पढ़ेंगे भी और इसको याद भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर लर्न करेंगे हम, ये सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन इसलिए क्योंकि इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस की बातें करी हुई हैं सारी, सेक्शन 6 के नीचे 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 रेजिडेंशियल स्टेटस बता रखे हैं सारे, सुनिएगा। सेक्शन 6(1) क्या बोलता है, गौर करना। एक इंडिविजुअल को हम इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे अगर वो नीचे लिखी दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर लेता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों में और है, इन दोनों में और है। पहली कंडीशन क्या है, गौर कीजिएगा। अगर आप इंडिया में रहते हो, अब आप एक बात नोटिस करो, यहाँ ना बार बार वर्ड इंडिया 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 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बार बार वर्ड क्या आ रहा है, इंडिया। तो हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि इंडिया की जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में क्या दे रखी है, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में क्या दे रखी है। तो उसके लिए ना हम एक काम करते हैं, सीधा हम जाते हैं चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में, और चैप्टर 1 में हमारे पास एक डेफिनेशन पड़ी हुई है, चैप्टर 1 में हमारे पास एक डेफिनेशन पड़ी हुई है जी, जिसका नाम है जी इंडिया। ठीक है, पेज नंबर है ये आपका, पेज नंबर है ये आपका 13, पेज नंबर है ये आपका 13। ठीक है, तो प्लीज ओपन कर लीजिए एक बारी पेज नंबर 13। पेज 13 पे आपके पास इंडिया की डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 25A में, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 25A में। ठीक है जी, तो सुनिएगा। द टर्म इंडिया मीन्स, द टर्म इंडिया मीन्स, इंडिया के मीनिंग में क्या क्या आता है जरा गौर कीजिएगा। ऊपर वर्ड मीन्स है तो मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, यानी अब जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें सब कुछ आ रहा है। ठीक है, उसमें मतलब इंडिया की डेफिनेशन में बस इसके बाहर कुछ नहीं है। तो टर्म इंडिया का मीनिंग क्या है, सुनिएगा। द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखा है
सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखा है इंडिया को। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो डेफिनेशन है उसे हम इंडिया बोलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से मेरे को बताओ आज की स्थिति में कितनी स्टेट्स और कितनी यूटीज, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया हुआ है उसमें सारी स्टेट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूटीज। फटाफट से आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज कहाँ पे काम कर रही है। गूगल करके नहीं करना भाई, कितनी स्टेट्स कितनी यूटीज, फटाफट से, क्योंकि मोदी सरकार के बाद आपने देखा होगा काफ़ी बार चीज़ें बदली हैं। कभी जम्मू कश्मीर को लेकर कोई दिक्कत आई है, या आपने शायद दमन दीव और दादर एंड नगर हवेली के बारे में भी शायद कुछ सुना हो। तो अगर आपको कुछ पता हो तो थोड़ा सा बताएं अगर मुझे। सर ये तो छोटे होते ही पता होता था हमें कितनी स्टेट्स कितनी यूटीज हैं। 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज। एक बच्चे का आंसर आया 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज, 29 स्टेट्स। अब यही मेरे को एक्सपेक्टेड था कि अलग अलग आंसर आएंगे, क्योंकि बड़ी उथल पुथल हुई है पिछले कुछ टाइम में, 2-3-4 साल में। जम्मू कश्मीर को लेके आपको पता है कुछ चेंजेस करी थी इन्होंने, ठीक है। तो 29 स्टेट्स काफ़ी बच्चों का आंसर आ रहा है, जबकि ये बदल चुका है भाई आंसर। 29 स्टेट्स जरूर हम पढ़ते थे, लेकिन वो चेंज होकर अब फिर से आज की डेट में 28 स्टेट्स ही हैं। तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज हैं। तो एक बच्चे का आंसर सिर्फ सही आया है, और एक बच्चे का भी एक और आंसर सही आया आरसी सिंह बेदी जी का। 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, ये चीजें तो इंडिया है ही है। तो ध्यान रखिएगा आज की डेट में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ये ना छोटे होते हम 2 यूटीज पढ़ते थे, इनको भी इकट्ठा कर दिया सबको। और जम्मू कश्मीर का जो आप स्टेट पढ़ते थे उसको 2 अलग अलग यूटीज बना दिया, लद्दाख को एक यूटी बना दिया है। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आज की स्थिति में 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज की सिचुएशन हमारे पास है, यानी ये तो इंडिया है ही है, ठीक है। अब आगे सुनना, इसके नीचे सुनना और क्या लिखा हुआ इंडिया में और क्या आता है, गौर कीजिएगा। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। भाई आप कोई साउथ इंडिया अगर आप घूमे हो तो वहाँ आपने देखा है हमारे चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, ठीक है। अरेबियन सी भी है, और हमारे जो ये वाले एरियाज हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स या लक्षद्वीप, ये तो पानी से ही घिरे हुए हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो वो जो लैंड पोर्शन है वो तो इंडिया है ही है। पानी में भी कहते हैं इंडिया ही चल रहा है। सर पानी में कहाँ तक, समुंदर तो सर बहुत बड़ा है। तो आप बिल्कुल ठीक पूछ रहे हो। तो टेरिटोरियल वाटर्स हमारे एक्सटेंड होते हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। सर ये बेस लाइन क्या है? बेस लाइन आप ये समझ लो, एक उन्होंने एक डिफाइन किया हुआ है कि जहाँ से लैंड पोर्शन से आगे एक पॉइंट है, उससे आगे समुंदर तक हम कहाँ तक जाएंगे, 12 नॉटिकल माइल्स तक हम जाएंगे, ठीक है। और 1 नॉटिकल माइल जो होता है ना, 1 नॉटिकल माइल, ये नॉटिकल माइल ना जो वाटर का जो डिस्टेंस है, पानी के अंदर जो हम डिस्टेंस, जैसे हम सड़क पे तो हम किलोमीटर वगैरह में हम मेजर करते हैं, और पानी में हम लोग करते हैं नॉटिकल माइल्स में। और 1 नॉटिकल माइल होता है लगभग 1.853 किलोमीटर्स का, लगभग 1.853 किलोमीटर्स का ये लगभग होता है। और अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो लगभग 22 किलोमीटर तक ये पानी जो आप अंदर जाओगे, यानी अगर आप मुंबई घूमने गए हो, वहाँ जुहू बीच या चौपाटी पे घूम रहे हो, तो जुहू बीच के अंदर अगर आप वहाँ से कोई वो लेकर, स्पीड बोट लेकर, या कोई किसी तरह का कोई एक्टिविटी करने अगर आप पानी में भी निकल गए, तो 22 किलोमीटर तक आप इंडिया में ही घूम रहे हो। यानी टेरिटोरियल वाटर्स भी इंडिया का ही पार्ट है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ये आपको फिगर याद करनी है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, सॉरी। इवन इसका जो सी बेड है और जो सब सॉइल है इस वाटर के नीचे, यानी अगर आप सपोज करिए, अगर आप पानी के ऊपर नहीं, सपोज आप कहते हो मेरे को स्नॉर्कलिंग करनी है, शायद आपने सुना हो, समुंदर के नीचे जाके आप दृश्य देखते हो, सारे जो मछलियां हैं, फिशेज हैं, कोरल्स हैं, रीफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ अंदर समुंदर के नीचे का जो नज़ारा है दुनिया का, वो दिखाने की कई एक्टिविटीज़ होती हैं। स्कूबा डाइविंग है, स्नॉर्कलिंग है, सी डाइविंग है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप पानी के अंदर भी जाके कुछ कर रहे हो, वो भी सारा इंडिया ही है, 12 नॉटिकल माइल्स तक। और इवन उस पानी के नीचे से जो भी निकलेगा वो इंडिया का माना जाएगा, वो सारा कुछ इंडिया का माना जाएगा। यानी 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर आप नोटिस करो, मैं एक लाइन बोलता हूँ, 12 नॉटिकल माइल्स तक जल थल वायु, आई रिपीट, जल थल वायु, यानी पानी के नीचे का जो सारा सी बेड एंड ऑल सब सॉइल है वो भी इंडिया है। और अगर आप देखो एयर स्पेस, ऊपर एयर स्पेस,
यानी अपनी टेरिटरी के ऊपर जो एयर स्पेस है, यानी हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारी जो यूटीज हैं, उनके ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी इंडिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि दूसरी कंट्रीज के जब कोई एयरप्लेन वगैरह हमारे यहाँ से जाएंगे तो उनको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, और जब वॉर वगैरह हो जाता है तो एयर स्पेस आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो अपने ओपोनेंट का या अपने एनिमी का, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जैसे आप वो आपके एयर स्पेस में एंटर करे, आप उनको उन पर हमला भी कर सकते हो, खासकर अगर आप एट वॉर हो, ठीक है। तो एयर स्पेस भी जो होती है पूरी हमारी टेरिटरी के ऊपर और हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर, वो सब इंडिया का ही पार्ट है, वो सब इंडिया है। तो आई रिपीट, 12 नॉटिकल माइल्स तक बेस लाइन से, देखो हमारे स्टेट्स और हमारे यूटी तो इंडिया है ही है, पानी में भी जब हम चले गए 12 नॉटिकल माइल्स तक सारा इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल्स तक जल थल वायु सब इंडिया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा ना कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं, अभी पेन गिरने लगा था, ये 2-3 बातें तो होगी, इसके अलावा ना 2-3 बातें और यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन्स। अब ये ना चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह पता क्या होती हैं? ये ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स नाम से आपको शायद पता लगे, ये ऐसे जोन्स हैं जिसपे एक्सक्लूसिवली इंडिया का इकोनॉमिक लॉ बनाने का राइट है। देखो वैसे तो ये जो जोन्स होते हैं, ये जोन्स पूरी तरह से इंडिया नहीं होते, लेकिन इन जोन्स में कुछ पार्ट इंडिया के राइट फेवर में होते हैं या इंडिया के राइट्स होते हैं उस पर। जैसे अगर आप ये बात करूं मैं, ये ना अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ये भी पानी के ही जोन्स हैं, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। यानी बेस लाइन से जब आप चलते हो 12 नॉटिकल माइल्स तक तो इंडिया है ही है, 12 नॉटिकल माइल से और आगे जब आप जाते हो पानी में 188 नॉटिकल माइल्स और अगर आप आगे जाते हो, यानी टोटल बेस लाइन से हो गया 200 नॉटिकल माइल्स। यानी अगर ये बेस लाइन है, अगर ये बेस लाइन है, एक सेकेंड, अगर ये हमारी बेस लाइन है, ठीक है, तो यहां से अगर हम चले, ये अगर मेरे 12, ये बेस लाइन है, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। और अगर ये हमारा टोटल ये 200 नॉटिकल माइल्स, अगर तो ये जो हमारा एरिया है 188 नॉटिकल माइल्स का, ये वाला, यानी कि टेरिटोरियल वाटर से आगे 188 नॉटिकल माइल और, तो यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ये वाले जोन्स हैं। यहाँ पे बस आप ये समझ लो इन एरियाज में क्या होता है, इससे आगे क्या होता है, ये ना जो हमारे ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट्स हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन साइट्स हैं, क्योंकि आपको पता है समुद्र के अंदर कितने सारे ऑयल और कितने सारे मिनरल तरह तरह के हैं, तो वहाँ अलग अलग तरह की एक्सप्लोरेशन साइट्स सेटअप की हुई हैं, एक्सप्लोरेशन साइट सेटअप करी हुई हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े वहाँ पे सेटअप हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा लॉ इस तरह बना हुआ है कि वहाँ पे अगर कोई एक्सप्लोरेशन वगैरह की एक्टिविटी होती है तो उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो इंडिया उसके ऊपर बना सकता है। यानी कोई टैक्सेस लेने हैं, कोई इकोनॉमिक वहाँ पे कोई छूट देनी है, कोई किसी तरह का बेनिफिट देना है, उसके ऊपर राइट है कि इंडिया उसके ऊपर कुछ लॉ वगैरह बना सकता है। बाकी इसके बाद आप इससे आगे निकलते होगा 200 नॉटिकल माइल्स, क्योंकि देखो समुद्र तो बहुत बड़ा है, वो सारी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये बहुत बड़े बड़े मतलब समुद्र हैं, ओशन समुद्र आपको पता ही है। तो ये सारी इसके बाद की जो चीजें हैं ये होती हैं हाई सीज, इन्हें बोलते हैं हाई सीज। मतलब इसके बाद आगे फिर वो फॉरेन वाटर्स हो जाते हैं सारे, यानी उस पे उसके आगे फिर इंडिया के पास ऐसा कोई सॉवरेनिटी नहीं होती। सॉवरेनिटी तो देखो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया पूरी तरह आजाद है, उसके ऊपर जो मर्जी लॉ, जो मर्जी कुछ बनाई जाए, ठीक है। लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स के बाद फिर थोड़े से राइट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक, और उसके आगे फिर हमारा ऐसा कोई सॉवरेन राइट है ही नहीं, किसी तरह का प्योर राइट है ही नहीं। वहां फिर देखना पड़ता है दूसरी कंट्री, पहली कंट्री, कई कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, किसका वहां पे क्या राइट होगा, वो सारी उस चीज की ट्रीटीज वगैरह बनी हुई है, बट वो हमारे इनकम टैक्स लॉ का पार्ट नहीं है। बस आपको यहाँ पे इतना समझना है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक तो इंडिया है ही है। सर इसका रेलिवेंस क्या होगा? रेलिवेंस ये होगा कि जब मैं रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पढ़ाऊंगा, मैं वहां पे बोलूंगा कि आप इंडिया के रेजिडेंट तब बनोगे अगर आप इंडिया में 182 डेज और मोर रहते हो, ठीक है। उसकी पहली कंडीशन जो मैं आपको पढ़ा रहा था, टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा था,
अगर आप नोटिस करो 6(1) सेक्शन बोलता है, सेक्शन 6(1) बोलता है एक इंडिविजुअल को मैं रेजिडेंट मान लूंगा इंडिया का। पहली कंडीशन, अगर वो 182 डेज और मोर इंडिया में रहता है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी आप प्रीवियस ईयर कौन सा कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर डिटरमिन कर रहे हो आप 21-22 प्रीवियस ईयर। तो अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर 21-22 में इंडिया में 182 डेज और मोर रह गया, और जैसे ही मैं बोलता हूं इंडिया, स्टेट्स, यूटीज, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, एयर स्पेस, सी बेड, सब सॉइल, ये सारी चीजें इंडिया का ही पार्ट है। तो जैसे ही आप 182 डेज, 182 मोटा मोटा अगर आप देखो तो आधा साल है, ठीक है ना, ब्रॉडली ये हाफ ईयर है। अगर आप आधा साल इंडिया में रह जाते हो प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आप उस ईयर के रेजिडेंट बन जाते हो। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल का डिटरमिन होगा सेपरेटली। यानी रेजिडेंशियल स्टेटस ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि अगर आप एक बार रेजिडेंट बन गए तो आप लाइफ टाइम रेजिडेंट बन गए उस कंट्री के। ये कोई सिटीजनशिप नहीं है, ये कोई आप कोई पीआरशिप या कोई परमानेंट रेजिडेंसी या ऐसा कुछ नहीं ले रहे हो। ये इनकम टैक्स लॉ का कंसेप्ट है, और इनकम टैक्स लॉ बोलता है हर प्रीवियस ईयर में हम आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करा करेंगे बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ डेज यू आर स्टेइंग इन इंडिया। चलो ठीक है सर, एक कंडीशन और है, अगर आप पहली कंडीशन में नहीं आए लेकिन अगर आप दूसरी कंडीशन में आ गए, सुनिए क्या है, आप इंडिया में रहते हो 60 डेज और मोर, सिर्फ 60 डेज, मात्र 60 दिन अगर आप इंडिया में रह जाते हो उस प्रीवियस ईयर में, और इसके बीच में एंड है, एंड साथ ही साथ आप 365 डेज और मोर रहते हो पिछले 4 साल में इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब सर सुनिएगा, पहली कंडीशन क्या बोली, 182 डेज और मोर इन इंडिया, या तो ये कर लो, ये कब करना है, हमारे प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर का आप स्टेटस डिटरमिन कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट कर लेना डेज, या फिर दूसरा 60 डेज और मोर, मतलब यार अगर 60 रह गए तो भी कंडीशन पूरी होगी, 60 से ज्यादा रह गए फिर तो पूरी हो ही गई, और ऊपर भी यही है 180 रह गए, 182 रह गए तो भी कंडीशन पूरी होगी, अगर 182 से ज्यादा रह गए तो कंडीशन पूरी हो ही गई इन इंडिया। ये तो रहना है प्रीवियस ईयर में, एंड साथ ही साथ दूसरी कंडीशन पूरी करने के लिए 2 चीजें पूरी करनी पड़ेंगी आपको, 365 डेज और मोर फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। सर इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप प्रीवियस ईयर 21-22 का स्टेटस डिटरमिन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर 21-22 में तो वो सिर्फ 60 डेज रहा है, लेकिन जब हमने उसके पिछले 4 साल चेक करे तो पिछले 4 साल में हमें पता लगा वो टोटल पिछले 4 साल में, 4 साल कौन से लेने हैं, प्रीवियस ईयर 21-22 नहीं लेना इसमें। मतलब सर 21-22 से पिछले 4 प्रीवियस ईयर, यानी कि 2021, 1920, 18-19 और 17-18, इन चारों प्रीवियस ईयर्स का आप देखो वो हर प्रीवियस ईयर में कितने कितने दिन रहा है, और अगर वो चारों में मिलाकर इंडिया में 365 डेज और मोर रह जाता है, एंड वो इस ईयर में 60 डेज भी रह रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मुबारक हो साहब, आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए हो एज पर कंडीशन नंबर 2। क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपने पूरी कर ली, चाहे 182 वाली, चाहे 60 एंड 365 वाली, इन दोनों को मैं बोला करूंगा बेसिक कंडीशंस, यानी बेसिक कंडीशन 1 या बेसिक कंडीशन 2, दोनों में से कोई भी अगर आपने पूरी कर ली, आप उस प्रीवियस ईयर के लिए, आई रिपीट, आप उस प्रीवियस ईयर के लिए इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे, उस प्रीवियस ईयर के लिए आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो इन दोनों को मैं क्या बोला करूंगा, बेसिक कंडीशंस, इन दोनों को मैं बोला करूंगा बेसिक कंडीशंस।
पेपर में चाहे ना भी लिखना है वर्ड बेसिक कंडीशंस, पर हमारी एक कम्युनिकेशन इजी के लिए कि बेसिक कंडीशन 1 पूरी हुई है या 2 पूरी हुई है, तो आपके माइंड में 2 कंडीशंस आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक कंडीशंस। जी सर, अगर आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी ना कर पाए तो आप बन जाएंगे उस ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट, उस ईयर के लिए आप बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब अभी तक की बात ये हुई, इंडिविजुअल में बात कर रहा हूं, अभी तक की बात ये हुई रेजिडेंशियल स्टेटस या तो आप बनेंगे रेजिडेंट या आप बनेंगे नॉन रेजिडेंट। एक मैसेज आया है, कमेंट आया है, सर क्या 60 डेज प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे? जी हाँ, 60 डेज आपने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में चेक करने हैं। मैं इसके बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी, बहुत प्रैक्टिस होगी आपकी, अभी तो बहुत कुछ सीखना है इसके अंदर, काफी भारी भरकम प्रैक्टिस है, बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है, या तो आप होंगे रेजिडेंट या आप होंगे नॉन रेजिडेंट। अगर तो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक आपने पूरी कर दी तो आप बन जाएंगे रेजिडेंट। अगर ना बेसिक कंडीशन 1 पूरी करी ना बेसिक कंडीशन 2 पूरी करी तो आप बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट। हालांकि इसमें मैं एक चीज छोटी सी और बता दूं, अभी जो लास्ट बजट हुआ था, मतलब जो बजट 2020 था, फाइनेंस एक्ट 2020, उसमें कुछ उन्होंने एक नया सबसेक्शन डाला था 1A 61A, जो हमने पढ़ना है अभी, उसमें भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपने वो कंडीशंस पूरी कर ली तो भी आप इंडिया के क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। तो भी आप इंडिया के क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। लेकिन अभी मैं उसको बीच में मिक्स नहीं कर रहा, अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि या तो बेसिक कंडीशन 1 पूरी करो या 2 पूरी करो, वरना आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे, वरना आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। हालांकि इसकी एक्सेप्शन हम अगले लेक्चर में करेंगे कि जब मैं दोनों बेसिक कंडीशन पूरी नहीं भी कर रहा फिर भी मैं इंडिया का रेजिडेंट कब बन सकता हूँ। जो मैंने बताया बजट 2020 में इन्होंने नया इंसर्ट किया था, वो हम लोग अलग से सीखेंगे, अभी उसको हम बीच में मिक्स नहीं कर रहे। ठीक है, अब अगली बात सुनना, अगली बात सुनना। अगर तो आप बन जाते हो नॉन रेजिडेंट तो बात वहीं खत्म, तो बात वहीं खत्म, यानी नॉन रेजिडेंट से आगे हमने कुछ नहीं और पूछना, बस बंदा नॉन रेजिडेंट बन गया, बात खत्म। उसकी इनकम अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा कि इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। लेकिन अगर आप बनते हो रेजिडेंट, अगर आप बनते हो रेजिडेंट, तो आगे हमारा लॉ बोलता है कि इनके लिए एक चीज और चेक करो कि क्या ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या क्या ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। यानी जिसको आपने अभी रेजिडेंट बोला है, जिसको आपने अभी रेजिडेंट बोला है, क्या ये ऑर्डिनरली इंडिया में रेजिडेंट रहता है, या इस साल तो चलो रेजिडेंट बन गया लेकिन ये ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं बनता। जो ऑर्डिनरली बार बार रेजिडेंट नहीं बनता उसके लिए लॉ नाम लिखता है एक्ट में नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और जो बार बार ही रेजिडेंट बनता रहता है इंडिया का उसके लिए लॉ वर्ड यूज करता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मैं आपसे एक बात पूछता हूं सभी प्यारे प्यारे बच्चों से, मेरे को एक बात बताइए, इंडिया में अगर मैं बात पूछूं किसकी गर्दन ज्यादा पकड़ी जाएगी टैक्सेस के लिए कि तू तो जरूर टैक्सेस भर अपनी सारी इनकम्स पे, बताइए ऑर्डिनरली रेजिडेंट जो बनता होगा उससे ज्यादा टैक्स मांगती होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो कभी कभार ही इंडिया का रेजिडेंट बनता है यानी नॉट ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट होता है उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा टैक्स मांगती होगी ज्यादा इनकम्स पे? आप मेरे को फटाफट से कमेंट करिए, ओआर या एनओआर, किससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा टैक्स मांगती होगी या ज्यादा इनकम्स पे टैक्सेस लेती होगी? अगर आप ओआर बनते हो तो, या एनओआर? देखते हैं क्या आंसर आप करते हैं। तो मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, इसी चीज का तो मजा आता है मेरे को, जब आपके मिक्स्ड आंसर आने शुरू होते हैं तभी तो ज्यादा मजा आता है। तो रेशियो चल रही है 7:1, 8:1, ज्यादा 8:2 हो गया। अब ज्यादा आंसर मेरे पास एनओआर आ रहा है, ज्यादा आंसर मेरे पास एनओआर आ रहा है, एनओआर 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 एनओआर, मैक्सिमम आंसर मेरे पास एनओआर आ रहे हैं। हालांकि एक आंसर मेरे पास ओआर आया था गौरव कुमार जी का और एक आंसर ओआर मेरे पास आया था एकम जी का, बाकी सभी आंसर मेरे पास आए हैं एनओआर 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 एनओआर। मुबारक हो, आपने आंसर कर दिया है गलत। भाई कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। हमने बात बोली थी कि अगर हम रेजिडेंट बनेंगे तो हमें सारी इनकम्स पे टैक्स देना पड़ेगा। अरे एक बात सोचो,
जो बार बार ऑर्डिनरली हर बार ही इंडिया का रेजिडेंट बनता है वो तो हमारा घर का ही आदमी है ना। जो कभी कभार रेजिडेंट बनता है, बिल्कुल कभी कभार बनता है, उसको थोड़ी ना बोल दोगे आप सारी इनकम्स पे टैक्स भरो। अरे जब एनआर को आपने बोला था सारी इनकम्स पे टैक्स नहीं लोगे उसके, तो एनओआर भी तो वैसा ही आदमी है, कभी कभी रेजिडेंट बन रहा है, बार बार थोड़ी रेजिडेंट बन रहा है। ज्यादा इनकम के लिए ओआर एंड ज्यादा रेट्स ऑन एनओआर। देखो रेट्स का भी फर्क मत डालो, कोई रेट्स का भी फर्क मत डालो। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स तो मैंने आपको चैप्टर 1 में सिखा दिए। आपको याद होगा एनआर हमेशा स्लैब ए में आता था, और अगर आप आर बनते थे, अगर आप आर बनते थे फिर आपकी एज देखी जाती थी, फिर आपकी एज देखी जाती थी। अब वहां आप चाहे ओआर हो चाहे एनओआर हो, एज वाला बेनिफिट दोनों को मिलता है। अगर आप रेजिडेंट बन जाते हो, चाहे ओआर हो चाहे एनओआर हो, एज वाला बेनिफिट आपको मिलेगा, स्लैब वाला, स्लैब बी और स्लैब सी वाला। उसे बीच में मिक्स मत करो, अभी सिर्फ इनकम पे फोकस करो। सबसे ज्यादा इनकम्स जो टैक्सेबल की जाएंगी इंडिया में वो होंगी आरओआर की। सर आरओआर बोले तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उससे कम थोड़ी टैक्सेबिलिटी आएगी एनओआर की, कभी कभी इंडिया का रेजिडेंट बनता है, और एनआर की उससे भी कम इनकम्स पे टैक्स लिया जाएगा। ये बात पहले अपने माइंड में क्लियर करो। सभी बच्चों ने एनओआर आंसर गलत लिखा है। मेरे हिसाब से शायद आप ये सोच गए कि ये तो कभी कभी इंडिया का रेजिडेंट बनता है तो उससे ज्यादा टैक्स ले लो। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, सीधा सा लॉजिक है। जो इंडिया से ज्यादा कनेक्टेड है उसकी ज्यादा इनकम्स पे टैक्स लेंगे, जो इंडिया से कम कनेक्टेड है उसकी इनकम्स पे कम टैक्स लेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आई रिपीट, जो इंडिया से ज्यादा कनेक्टेड है उससे हम ज्यादा टैक्स लेंगे इंडिया में। ज्यादा टैक्स का मतलब मैं टैक्स रेट ज्यादा लगाने की बात नहीं कर रहा, लेट मी बी क्लियर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्स रेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम्स। योर मेजर इनकम्स विल बी टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज यू आर अ रेजिडेंट इन इंडिया। जो कभी कभी इंडिया का रेजिडेंट रहता है उसकी कम इनकम्स पे टैक्स लेंगे, और जो कभी इंडिया का रेजिडेंट है ही नहीं, मतलब नॉन रेजिडेंट ही है जो इंडिया में, उससे तो हम सिर्फ उस इनकम पे टैक्स लेंगे जो वो डायरेक्टली इंडिया से कनेक्टेड करके कमा रहा है, जो वो इंडिया से कनेक्ट होकर कमा रहा है। इस तरह की चीज आपको पहले माइंड में क्लियर करनी है। धीरे धीरे फिर हम इस चैप्टर को और क्लियर करेंगे। पहले थम्स अप कर दो अगर यहां तक की बात आपको मेरी क्लियर है, फटाफट से थम्स अप कर दीजिए अगर यहां तक की बात आपको मेरी क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप सारे बच्चों ने जो ये एनओआर आंसर लिखा आपको समझ में आया कि एनओआर से हम ज्यादा इनकम्स पे टैक्स नहीं लेंगे सर, वो तो बेचारा कभी कभी रेजिडेंट बनता है। बिल्कुल ठीक, थम्स अप आने हो गए हैं स्टार्ट, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। तो आई होप जिन भी बच्चों ने आंसर गलत किया था उनको क्लियर होगा। अब सुनिए ध्यान से। सर अब ये तो आपने बता दिया कि कोई व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट कब बनता है, ये तो आपने हमें बताया। सेक्शन नंबर 6(1) लगा के हम ये पता कर लेंगे कि क्या इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। अब सर हमें एक बात और भी तो बताओ ना, अगर वो रेजिडेंट बन गया फिर आगे आप बोल तो दो बातें होंगी कि या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 6(6), यानी ये पता करने के लिए कि क्या एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या क्या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे सेक्शन नंबर 6(x). अब 6 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है जरा गौर कीजिएगा, पेज नंबर 45 पे ध्यान दीजिएगा। ऊपर तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई कंडीशन पूरी नहीं करते तो आप एनआर बन जाओगे, लेकिन अगर आप कहीं बन गए रेजिडेंट फिर हम आपकी एडिशनल कंडीशंस चेक करा करेंगे। यानी पिछले पेज पे जो कंडीशंस दे रखी थी वो बेसिक कंडीशंस थी, और अब जो मैं आपको कंडीशंस पढ़ाऊंगा उनका नाम है एडिशनल कंडीशंस। हमने अपने रेफरेंस के लिए इजी रखने के लिए हमने नाम दिए हुए हैं बेसिक कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस चेक करके हम ये पता करेंगे कि क्या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या क्या आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। और उसके लिए आपको दो कंडीशंस चेक करनी होंगी। अगर आप दोनों कंडीशंस पूरी कर लेते हो, गौर कीजिएगा इनके बीच में एंड है, एंड, यानी ये जो दो कंडीशंस अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ए और बी, अगर आप ये दोनों कंडीशंस पूरी कर लेते हो तो आप बन जाएंगे इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये दो कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन, आप इंडिया में स्टे करते हैं
फॉर 730 डेज और मोर, 730 दिन। एक बात मैं और बता दूं, ये जो पीछे भी आपने पढ़ा था 365 डेज, या जो अभी आप पढ़ रहे हो 730 डेज, या पहले जो आपने पढ़ा 182 डेज, 60 डेज, जितने भी ये दिन पढ़ रहे हो, ध्यान रखना ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सिंगल स्टे में आप इकट्ठा रहो। मतलब ऐसा भी हो सकता है आप आए, फिर इंडिया से चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, पर करते करते आना जाना मिला के, सारे मिला के जब दिन हमने देखे, इतने दिन अगर बन गए इंडिया में, तो आपकी कंडीशन पूरी हो जाएगी। यानी एक्ट कहीं भी ये नहीं कहता कि आपने 730 डेज कंटिन्यूसली रहना है, कहीं एक्ट ये नहीं बोलता कि आपने 365 डेज कंटिन्यूसली रहना है पिछले 4 साल में, ऐसा कुछ नहीं है। आना जाना लगा रहेगा, लेकिन हम टोटल डेज कैलकुलेट करेंगे, टोटल डेज हम कैलकुलेट करेंगे उतने पीरियड में, जितने पीरियड में हम चेक कर रहे हैं। तो यहां हम चेक कर रहे हैं प्रीसीडिंग 7 ईयर्स, यानी पिछले 7 ईयर्स में अगर आप इंडिया में कुल मिला के 730 डेज में रह गए हो, 730 डेज इंडिया में रह गए हो। सर ये 7 ईयर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जहां भी मैंने लिखा ना प्रीसीडिंग 7 ईयर्स, प्रीसीडिंग मतलब मैंने प्रीवियस ईयर से पिछले सालों की बात करी हुई है, यानी जो प्रीवियस ईयर का हम स्टेटस डिटरमिन कर रहे हैं, हम उस ईयर की बात नहीं करेंगे यहाँ। यानी अगर हम PY 21 22 के डेज निकाल रहे हैं, सॉरी स्टेटस निकाल रहे हैं, तो PY 21 22 के डेज नहीं हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हम उससे पिछले जो 7 ईयर्स हैं, यानी कि 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15 और 13-14, इस तरह पीछे पीछे जाएंगे हम और पिछले 7 साल के दिन निकालेंगे। सर क्या ये हमें क्वेश्चन में दिए होंगे? बिल्कुल। आप पेपर छोड़ के दिन कैलकुलेट थोड़ी करने जाओगे बाहर, एग्जाम हॉल छोड़ के, ऑब्वियसली दिन वगैरह आपको सब दिए होंगे, या कोई तरीका बताया होगा दिन कैलकुलेट करने का, वो आपको बता देगा इंडिया कब आया कब गया, कब आया कब गया, बैठ के डेज गिनते रहना। अच्छा। तो अगर आप पिछले 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर रह जाते हो इंडिया में, तो आप पहली कंडीशन पूरी कर लेते हो। एंड दूसरी कंडीशन, आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हो, चाहे ROR चाहे NOR, मतलब रेजिडेंट बन गए चाहे ROR चाहे NOR, इसका रेलेवेंस मैं बाद में बताऊंगा क्या है। कम से कम 2 ईयर्स आउट ऑफ द 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। 10 प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर का तो अभी आप स्टेटस निकाल रहे हो ना, इसका तो पता ही नहीं अभी स्टेटस क्या है। यानी अगर मैं PY 21 22 की बात कर रहा हूं, उससे पिछले 10 साल जो निकल चुके, हर साल में मैं चेक करूंगा इसका स्टेटस क्या था सेसी का, और अगर पिछले 10 में से किसी भी 2 साल में आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए, आप इंडिया के रेजिडेंट बने हुए पीछे कहीं, तो मैं आपको इस साल में जिस प्रीवियस ईयर का मैं डिटरमिन कर रहा हूं स्टेटस, इस साल का मैं आपको क्या मान लूंगा, इस साल का मैं मान लूंगा आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर आपने दोनों कंडीशंस पूरी कर ली। सर एक बात बताओ, जो आदमी पिछले 7 साल में 730 दिन रह गया होगा, सर वो 10 साल में 2 साल में रेजिडेंट तो बन ही गया होगा, ये तो पक्का ही है। ये दो कंडीशन अलग अलग क्यों चेक करवा रहे हो? बेटा रुको, अभी सब कुछ क्लियर होगा, पहले दो कंडीशंस को याद करो। पिछले 7 ईयर्स में मैं लिख देता हूं यहां पे, ROR बनने के लिए आपको क्या करना होगा बताता हूं मैं। ROR बनने के लिए आपको एक तो क्या करना पड़ेगा, 730 डेज इन 7 ईयर्स, और दूसरा 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स। 2 मतलब कम से कम 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स आपको कम से कम क्या बनना पड़ेगा, इंडिया का रेजिडेंट, आपको इंडिया का रेजिडेंट बनना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों कंडीशंस पूरी कर लेते हो, पूरी कर लेते हो, आप इंडिया के बन जाओगे रेजिडेंट तो पहले ही बन गए, आप इंडिया के बन जाओगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। सर बड़ा लोचा है इसमें, एक दो क्वेश्चन अगर आप करवाओ ना तो हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। बिल्कुल ठीक बात, जैसे आप कहो, जो आप कहोगे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, हमारे नोट्स में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बाद में पढ़ाता हूं इसे, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, पोज करिए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आज की डेट में नाम क्या चल रहे हैं आजकल, तो मुझे पता नहीं, मैं क्रिकेट देख नहीं रहा ज्यादा, पर पुराना क्रिकेटर हम ले लेते हैं ब्रेटली, हमारे क्वेश्चन में भी यही है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेटली है,
फास्ट बॉलर बिल्ला, इसका घर का नाम बिल्ला था, बिंगा बिंगा सॉरी BINGA, बिल्ला नहीं, बिल्ला तो अपना पंजाबी नेम हो गया। ये ना जब IPL वगैरह या ये लोकल वहाँ खेलते हैं वहाँ पे चलता होता है, KFC कप वगैरह चलता है, तो ये ना अपने थोड़े निक नेम्स वगैरह लिखते हैं टी शर्ट्स पे, तो ब्रेटली का लिखा होता था बिंगा, ठीक है। अब पंजाबी में तो उसका मतलब कुछ और ही निकलता है, पर लेकिन वहाँ का इनका मतलब था बिंगा, ठीक है, मतलब बिंगा पता नहीं क्या था। तो ब्रेटली हर साल क्या आते हैं, हर साल इंडिया आते हैं, ही कम्स एवरी ईयर ये इंडिया आते हैं भाई, खेलने आते हैं, IPL खेलने आते हैं, सीरीज खेलने आते हैं, वॉट एवर, और हर साल ये इंडिया आते हैं 104 डेज। वैसे तो मैं जानता हूं हर साल में, चलो पहले हम 100 डेज कर लेते हैं, सीधा सीधा 100 डेज भाई। वैसे तो मैं जानता हूं हर साल जरूरी नहीं है कि हाँ बिग बैश लीग, बिल्कुल ठीक, मेरे पास कमेंट सेक्शन में आया सर इनके बिग बैश लीग चलती होती थी पहले। आप प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दें, अब सर आपने डाइवर्ट किया, हम क्या करें, इधर ध्यान दो। ये हर साल इंडिया आते हैं 100 डेज के लिए, और पिछले कई सालों से ऐसा ही चल रहा है इनका। वैसे तो मैं मानता हूं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर साल आप डॉट 100 डेज आते हो, पर चलो एक बार क्वेश्चन समझने के लिए मान लो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ब्रेटली, हर साल इंडिया आता है पिछले कई सालों से, पिछले 15 साल से 20 साल से आ रहे हैं, और हर साल ये 100 डेज इंडिया में रह के जाते हैं, हर साल ये इंडिया में 100 डेज रह के जाते हैं। आपने मेरे को पहले तो ये बताना है क्या ये इंडिया के रेजिडेंट बनेंगे हमारे प्रीवियस ईयर के लिए। मैं प्रीवियस ईयर रख रहा हूं आपके सामने, प्रीवियस ईयर 21-22, इस साल भी इन्होंने ऐसा ही करा है, 100 डेज आ गए इंडिया में, पिछले साल भी, उससे पिछले भी कई साल ऐसे ही कर रहे हैं। पर आपको मैं स्टेटस पूछ रहा हूं प्रीवियस ईयर 21-22 का, बताइए क्या ये इंडिया के रेजिडेंट बनेंगे प्रीवियस ईयर 21-22 में? अगर बनेंगे तो बताएं मुझे कौन सी बेसिक कंडीशन आपने पूरी करी, या बेसिक कंडीशन 1 पूरी करी या बेसिक कंडीशन 2 पूरी करी, क्योंकि इंडिया का रेजिडेंट बनाने के लिए आपको पहले बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं, एडिशनल कंडीशन तो बाद में चेक होंगी बच्चों। जिस बच्चे ने फटाफट नो लिख दिया, आपने ध्यान से टॉपिक सुना नहीं है। पहले मैं आपको ये नहीं पूछ रहा क्या वो ROR हैं कि NOR हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वो रेजिडेंट हैं कि नहीं है इंडिया के, ये बताना है आपने पहले मुझे। अब आंसर चेंज होने शुरू हो गए हैं, अब ध्यान से सुना है बच्चों ने, बेसिक कंडीशंस चेक करिए पहले। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, यस सर बिल्कुल, बेसिक कंडीशन नंबर 2 पूरी हो रही है सर। हमारे प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज तो नहीं रह रहे, मान लिया, बिल्कुल ठीक, मान लिया, पर क्या हमारे प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज रह रहे हैं? द आंसर इज यस। अभी मैंने आपको बताया था बेसिक कंडीशन 2 बोलती है 60 डेज चेक करो। एंड क्या वो पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर रह रहे हैं? जी सर। 100 डेज एवरी ईयर आ रहे हैं, तो पिछले 4 साल में वो 400 डेज रह गए। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का अब आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, यस सर वो रेजिडेंट बन गए हैं, सेकंड कंडीशन पूरी हो गई है। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे ही आपने किसी असेसी को रेजिडेंट बना दिया, खासकर इंडिविजुअल को, क्योंकि ना ये जो ROR और NOR का कंसेप्ट है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUFs में एप्लीकेबल है, बाकी जो ये फर्म है, कंपनी है, AOP BOI, इनमें या तो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है, उनमें ROR और NOR का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। पर अभी मैं फिलहाल आपको इंडिविजुअल पे फोकस करवा रहा हूं। आपने जैसे ही उसको R बना दिया, रेजिडेंट बना दिया, आगे आपको सेक्शन नंबर 6 लगाना पड़ेगा, और उसकी 2 एडिशनल कंडीशंस चेक करनी होती हैं आपने। एडिशनल कंडीशन A, पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा, क्या वो रह रहा है? जी नहीं सर पिछले 7 साल में तो वो सिर्फ 700 दिन रह रहा है, 700 डेज, तो 730 डेज तो हुए नहीं। पर फिर भी चलो एक बात मैं आपसे पूछता हूं, वैसे तो आप जैसे ही बोलोगे सर एडिशनल कंडीशन 1 पूरी नहीं हुई, तो आप बोल दोगे सर ये OR नहीं बन सकता, क्योंकि OR बनाने के लिए दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। OR बनाने के लिए एडिशनल कंडीशंस दोनों पूरी करनी होती हैं। पर फिर भी चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं मानता हूं एडिशनल कंडीशन 1 तो पूरी नहीं हो रही, पर मेरा क्वेश्चन ये है, इस सवाल में जो मैंने आपके सामने रखा है, जो सवाल मैंने आपके सामने रखा है, क्या इसमें एडिशनल कंडीशन नंबर 2 पूरी हो रही है? देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। क्या पिछले 10 साल में से 2 साल क्या ब्रेटली इंडिया में रेजिडेंट रहे होंगे? ये क्वेश्चन है मेरा। क्या एडिशनल कंडीशन नंबर 2 पूरी हो रही है यहां? क्या ब्रेटली जी पिछले 10 ईयर्स में 2 ईयर्स रेजिडेंट रहे होंगे इंडिया के?
देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। एडिशनल कंडीशन 1 पूरी नहीं हो रही, मैं मान गया, वो NOR बन गया, मैं ये भी मान गया, लेकिन आपसे सिर्फ चेकिंग के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उसकी एडिशनल कंडीशन नंबर 2 पूरी हो रही होगी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत ही बढ़िया, सारे आंसर मेरे पास बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। सर एक बात सोचो, जब वो इस साल में रेजिडेंट बन रहा है, सर वो पिछले में भी बन रहा होगा, भाई पिछले में भी तो बेसिक कंडीशन 2 पूरी कर रहा होगा, 60 डेज एंड 365 डेज। सर उससे पिछली में भी कर रहा होगा, सर उससे पिछली में भी कर रहा होगा, सर उससे पिछली में भी कर रहा होगा। माना वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कभी नहीं बन रहा, लेकिन वो हर बार रेजिडेंट तो बन रहा है ना सर। तो एडिशनल कंडीशन 2 पता है हमारी क्या बोलती है? एडिशनल कंडीशन 2 की लैंग्वेज में मैंने ये लिखा है कि आप अगर पिछले 2 साल में, आप अगर पिछले 10 साल में, अगर आप किसी भी 2 साल में अगर आप रेजिडेंट बन गए, अगर आप रेजिडेंट बन गए, चाहे वो ROR बन रहे हो, चाहे वो NOR बन रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी एडिशनल कंडीशन नंबर 2 पूरी हो जाएगी। लेकिन वो बात अलग है, क्योंकि एडिशनल कंडीशन 1 पूरी नहीं हो रही, एडिशनल कंडीशन 1 पूरी नहीं हो रही, इसलिए आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनोगे। तो ये मैंने इसलिए क्लियर करा कि एक तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एडिशनल कंडीशन जब 2 चेक करनी है, तब सिर्फ आपने रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट चेक करना है कि अगर वो रेजिडेंट है पिछले 2 साल में, 10 में से 2 साल में, तो आप उसे मान लो एडिशनल कंडीशन 2 पूरी होगी, चाहे वो ROR रहा हो चाहे NOR रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर मैं इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज चेंज कर दूं, अगर मैं छोटी सी चीज चेंज कर दूं, सर क्या चीज चेंज करोगे? सर क्रिकेटर का नाम चेंज करोगे? जी नहीं बेटा, मैं नाम नहीं, काम नहीं, सिर्फ एक चीज चेंज करूंगा, उसके डेज चेंज करूंगा। अगर मैं यहां पे कर दूं 104 डेज, चलो उससे देखते हैं आप क्या आंसर करते हो। 104 डेज भी चलो मैं करवा देता हूं, 182 डेज नहीं रह रहा, बेसिक कंडीशन 1 नहीं पूरी हुई, क्या वो 60 डेज रह रहा है? यस सर। सर क्या वो पिछले 4 साल में 365 डेज रह रहा है? यस सर। मतलब वो रेजिडेंट बन गया, मतलब वो रेजिडेंट बन गया। फिर हम एडिशनल कंडीशंस चेक करेंगे, क्या वो पिछले 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर रह रहा है? जी नहीं, ये दिन आपके बनेंगे 728, ये दिन आपके बनेंगे 728। सर क्या वो पिछले 10 में से 2 साल रेजिडेंट रह रहे हैं? फर्क नहीं पड़ेगा उससे कोई, क्योंकि अगर आप 10 में 2 साल रेजिडेंट रह भी रहते हो, लेकिन अगर आपकी 730 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं होती, आप इंडिया के NOR ही रहोगे, आप इंडिया के NOR ही रहोगे। और अगर मैं यहाँ पे 104 डेज की जगह 105 डेज कर दूं कि वो हर साल 105 डेज आ रहा है इंडिया में, तो आप खुद सोच सकते हो इसमें क्या फर्क पड़ेगा। रेजिडेंट तो यहाँ भी बनेगा, लेकिन इस बार पता आप क्या बोलोगे? पिछले 7 ईयर्स में ये व्यक्ति इंडिया में रह रहा है 735 डेज, सही कितने डेज रह रहा है? 730 डेज, यानी कि 730 और मोर। और क्या वो पिछले 10 में से 2 साल में रेजिडेंट रह रहे हैं? जी हाँ। तो मुबारक हो ब्रेट ली जी, इंडिया के इस प्रीवियस ईयर के लिए क्या बन जाएंगे? ROR। ब्रेट ली जी इस ईयर के लिए इंडिया के क्या बन जाएंगे? ROR। अगर आपको मेरी ये बात, तीनों एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आए, 100 डेज, 104 डेज और 105 डेज, अगर आपको ये तीनों बातें क्लियर हैं तो फटाफट से थम्स अप कीजिएगा, ताकि मेरे तक ये संकेत पहुंच जाए कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है। आज आपने सिर्फ मेरे पास 2 चीजें पढ़ी हैं, एक सेक्शन 6.1 और एक सेक्शन 6.6, और साथ में मैंने आपको इंडिया का मीनिंग भी पढ़ाया है आज। बिल्कुल सही, थम्स अप की बौछार होनी स्टार्ट हो गई है, मजा आ गया सर, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट लगा हमें ये, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है। सर ये क्वेश्चन कहाँ पे है सर, अगर हमने घर पे रीड करना हो? बिल्कुल सही बेटा, जैसे आप कहो। पहले एक चीज मैं यहाँ से रीड करवा दूं कि अगर आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन पीट देते हो, ये वाली 2 जो मैंने आपको पढ़ाई है एडिशनल, तो आप बन जाओगे रेजिडेंट, तो आप बन ही चुके हो, तभी एडिशनल कंडीशन चेक कर रहे हो, लेकिन आप मान लिए जाओगे नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट तो बन जाओगे बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक बात तो क्लियर कर लो, एडिशनल कंडीशंस चेक ही आपने तब करनी है अगर आप रेजिडेंट बन रहे हो, बस उसके बाद तो ये कंक्लूड करना है क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, सिर्फ इतना सा कंक्लूड करना है, उसके बाद तो ठीक है। ये ब्रेटली वाला एग्जाम्पल
आपको मिलेगा पेज नंबर एडम गिलक्रिस्ट, अच्छा इसमें एडम गिलक्रिस्ट है, ओके, पेपर में शायद ब्रेटली आया था यहाँ एडम गिलक्रिस्ट है, कोई बात नहीं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक केस 104 दिन वाला है और एक केस 105 दिन वाला है, ठीक है। तो ये आज आपका घर पे होमवर्क है, पेज नंबर 48 वाला ये एग्जाम्पल आपने घर पे पढ़ना है, ठीक है ये एग्जाम्पल आपने घर पे पढ़ना है। आई होप ये आप पढ़ोगे घर पे। अभी चीज़ें और काफ़ी सारी इसमें ऐड होंगी, डोंट वरी, अभी काफ़ी कुछ और नया नया हम सीखेंगे इस चैप्टर में, पर पहले एक बार फटाफट से जाने से पहले एक बार रिवाइज कर दो। इंडिया का मीनिंग तो हमने पढ़ ही लिया, चैप्टर 1 में दिया हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि भाई 6.1 बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में रह जाता है 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year, immediately preceding the previous year, जो प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 साल देखने हैं आपने। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आप पूरी कर लेते हो यू बिकम अ रेजिडेंट, अगर दोनों कंडीशंस पूरी नहीं होती यू बिकम अ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट बन गए बात वहीं खत्म, लेकिन अगर रेजिडेंट बन गए तो सेक्शन 6(6) की 2 कंडीशंस और चेक करूंगा, दोनों कंडीशंस आपने पूरी कर ली तो आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना दूंगा। पहला 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर, या फिर सॉरी एंड पिछले 10 ईयर्स में किसी भी 2 साल में आप रेजिडेंट बन गए तो आप इंडिया के बन जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वैसे इसमें भी एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट लिखा हुआ ना, एक्ट बेयर एक्ट में जो ये कंडीशंस मैंने आपको बताई है ना 730 डेज वाली और 10 में से 2 ईयर्स वाली, ये उल्टी लिखी हुई है वहां पे। मैंने आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बताई है, एक्ट में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशंस बता रखी हैं, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। उसमें लिखा हुआ है अगर आप पिछले 7 ईयर्स में 729 डेज या उससे कम रहते हो, या फिर आप पिछले 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट रहते हो, ये मैं कल बताऊंगा फिर से, डोंट वरी, पर इतना बता रहा हूं मैंने आपको कंडीशंस पढ़ाई हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। हमारे एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में कंडीशंस लिखी हुई हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। सर हमें कैसे लिख के आना है पेपर में? दोनों तरीके सही हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन सही होनी चाहिए बस। कल मैं इसको एनालाइज करवाऊंगा कि एक्ट ने जिस तरह लिखा हुआ है और जिस तरह मैंने आपको लिखवाया है मीनिंग दोनों का सेम है। एक्ट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशंस बोलता है, जबकि मैंने आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशंस लिखवाई हैं या बताई हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे। आज के लिए हम यहां रुकते हैं। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।